हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने बाकी बचे हुए क्वेश्चन को। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि 115 यानी कि 115 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, जो कि 30-30 क्वेश्चन में डिवाइडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने आगे के बचे हुए क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखिए, सही कथनों को पहचानिए। फर्स्ट है हमारा, द फॉर्म ऑफ ओथ और ए अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट इज मेंशन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम हॉल में जो कैंडिडेट होते हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़नी है और उस पर अपना जो आप पढ़ कर गए हैं या फिर जो आपने नहीं भी पढ़ा है, एक लॉजिक लगाना है। तो देखिए, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान को तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है। संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है हमारा अनुसूची से रिलेटेड। अगर आपने अनुसूची पढ़ी होंगी तो आप आइडिया लगाइए कि शपथ यानी कि अफर्मेशन हमारी कौन सी अनुसूची में आती है। तो देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या है। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग की बता देती हूँ। टीयर्स यानी TEARS। तो टी से टेरिटरी यानी कि यूनियन क्षेत्र की बात की जाती है। ई से मतलब अपर एमोलूमेंट यानी कि वेतन एंड भत्ते, और ए से अफर्मेशन। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रेसिडेंट की शपथ का उल्लेख हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड, द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड। किसी राज्य विधानसभा के भंग होने पर भी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी। सेकंड है, थर्ड है हमारा, इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट इज मेंशन ओनली फॉर द प्रेसिडेंट। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लिखित है। लास्ट है हमारा, as soon as the impeachment resolution is passed by the investigating house, the president is removed from his post immediately। अन्वेषणकर्ता सदन द्वारा महाभियोग संकल्प पारित किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से हटा दिया जाता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ओनली 116 का हमारा राइट आंसर है। आपने स्टेटमेंट देखा, फर्स्ट है हमारा अनुसूची से रिलेटेड। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, 2 एंड थर्ड। क्योंकि हमारा फर्स्ट जो है वो रोंग है। राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। और जो हमारा फोर्थ है कि अन्वेषणकर्ता सदन द्वारा महाभियोग संकल्प पारित किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। बाकी दो हमारे क्या हैं, किसी राज्य विधानसभा के भंग होने पर भी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी। और थर्ड, संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति के लिए ही उल्लेखित है। नेक्स्ट है हमारा, एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड टू 16 लोकसभा बिलोंग टू। देखिए, लोकसभा में मनोनीत दो आंग्ल भारतीयों का संबंध है। झारखंड एंड केरला, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड गोवा, वेस्ट बंगाल एंड केरला। तो इसका जो राष्ट्र सॉरी राइट आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल एंड केरला। हिंदी में देखिए, पश्चिम बंगाल एवं केरल। जो 16वीं लोकसभा में जो मनोनीत दो आंग्ल भारतीयों का संबंध है वो था हमारा वेस्ट बंगाल एंड केरला से। ये देखिए, ये हमारा ड्रॉप हुआ था, इसे हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच केस इज फेमस एज द फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL से रिलेटेड है। निम्नांकित में कौन सा बात प्रथम जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए, इसका जो राइट आंसर इसके जो विकल्प हैं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघवाद, और फोर्थ है हमारा, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघवाद। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। नेक्स्ट है हमारा, असर्शन है और रीजन है। देखिए, असर्शन हमारा क्या है,
In Bombay case, verdict the Supreme Court has laid down the with the proclamation under Article 356. State legislative assembly should not be dissolved simultaneously. देखिए, बम्बई बात के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। क्या बोला गया है कि आर्टिकल 356 जो है उसमें उद्घोषणा के साथ राज्य की जो विधानसभा होती है उसको भंग नहीं किया जाए। अब इसका रीजन देखते हैं। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी द पार्लियामेंट डू नॉट अप्रूव सच प्रोक्लेमेशन, यानी कि ये एक संभावना है कि संसद इसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य तथा आर एक की सही व्याख्या है। 356 हमारा जो आर्टिकल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारा इमरजेंसी से, स्टेट इमरजेंसी से। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। निम्न में से यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं वुड्रो विल्सन, रॉबर्ट टकर, रायमंड एरन, हैंस मॉर्गनथाउ। तो रियलिस्ट के मेन एक्सपोनेंट कौन है हमारे? ये हैं हमारे हैंस मॉर्गनथाउ, हंस मॉर्गनथाउ। नेक्स्ट है हमारा ये यहाँ से जो हो गया ये इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट होगा, यानी कि ये रियलिस्ट जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी निम्न में कौन सा जोड़ा फीमेल है? कार्ल डच, कम्युनिकेशन अप्रोच, हंस मर्गनथाउ, रियलिस्ट थ्योरी, थॉमस सीलिंग, गेम थ्योरी, मार्टिन सुबिक, प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म। तो देखिए अभी हमने क्या किया, मॉर्गनथाउ क्या है हमारे रियलिस्ट हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से इसमें हमारा इनकरेक्ट क्या है? इसमें हमारा इनकरेक्ट है मार्टिन सुबिक, प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म, ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी ऊपर के जो हैं तीनों करेक्ट हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द नेशनल पावर ऑफ ए स्टेट। निम्न में कौन सा एक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? नोट पूछा है, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, इंटरनेशनल लॉ। तो राष्ट्रीय शक्ति यानी कि नेशनल पावर का एलिमेंट इसमें से क्या नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास प्राकृतिक साधन, तकनीकी, आबादी एंड अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो देखिए राष्ट्रीय पावर हमारी नेशनल रिसोर्सेज से भी होती है, टेक्नोलॉजी से भी होती है, पॉपुलेशन से भी होती है। किस चीज़ से नहीं होती? अंतर्राष्ट्रीय विधि से, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सभी के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। निम्न में कौन सी शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, अलायंस, क्रिएशन ऑफ ए बफर स्टेट, आर्मामेंट यानी सशस्त्रीकरण। अब इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। ये जो है बैलेंस ऑफ पावर का एलिमेंट नहीं है। बाकी मैत्री, अंतरस्थित राज्य का निर्माण और सशस्त्रीकरण ये तीनों जो है वर्ल्ड बैलेंस ऑफ पावर के एलिमेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी फर्स्ट अपीयर्ड इन द। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई वेस्टफेलिया संधि में, म्यूनिख समझौते में, राष्ट्रसंघ के पीढ़ संविदा में, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में। तो ये कहाँ पर हुई? ये हुई हमारी राष्ट्रसंघ के पीढ़ संविदा में। क्या बोलेंगे इसको? कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, भूटान। तो देखिए सार्क की एक भी ट्रिक है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा कौन सा नहीं है? मॉरिशस, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ सार्क, यानी सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, टू सेफगार्ड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहले हिंदी में देख लीजिए। दक्षिणी एशिया की जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करना,
आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करना, अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित करना। तो देखिए इसका जो है इट्स मेंबर कंट्रीज यानी कि अपने देशों की, तो ये जो है ये इसमें गलत है। अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित करना, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्वक निपटारे का निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं है। नाकाबंदी नेगोशिएशन, यानी कि नाकाबंदी मतलब ब्लॉकेड, सॉरी जी हाँ ब्लॉकेड मतलब नाकाबंदी, नेगोशिएशन मतलब वार्ता, अर्बिट्रेशन मतलब विवाचन, कॉन्सिलिएशन मतलब समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हमारा नाकाबंदी। ये क्या है, एक शांतिपूर्वक निपटारे का मेथड नहीं है ब्लॉकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल गोल ऑफ द मार्क्सियन अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन इज टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, टू इंटेंसिफी क्लास वार, टू स्टेब्लिश इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कम्युनिटी, टू इनकरेज न्यू इंपीरियलिज्म। पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना है, वर्ग संघर्ष को तीव्र करना है, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना है, नव साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना, यानी कि टू स्टेब्लिश इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय पावर इज मीन मैन कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर मैन, द गेम ऑफ पावर इज सस्टेन्ड बाय द irrefutable fact of interest, who among the following said this। शक्ति का आशय यही है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग और कार्यों पर नियंत्रण रखे। शक्ति के इस खेल का आधार है हित, निम्नलिखित में से ये किसने कहा। तो देखिए ये जो है एक स्टेटमेंट दी गई है और ये किसने बोली है। तो सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं कि पावर रियलिस्ट थिंकर हैं, वो पावर की जो बात करते हैं ज़्यादातर वो कौन करते हैं, मॉर्गन थाउ, मैकियावेली, एफ एल सुचामन, जॉर्ज एफ कैनन, तो ये सारे रियलिस्ट हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, बाय पावर इज मीन मैंस कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर मैन, यानी कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग और कार्यों पर नियंत्रण रखे, ये जो है ये बोला है मॉर्गन थाउ ने। मॉर्गन थाउ से आप देख सकते हैं हमने ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने मॉर्गन थाउ को नोट किया है, यानी अब आप समझ सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु सेड दैट सिस्टम थ्योरी अप्रोच। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये हमारा सिस्टम थ्योरी अप्रोच से रिलेटेड है। जब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप सिलेबस देखते होंगे तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज भी दे रखी होती हैं। अगर सिस्टम थ्योरी आपके सिलेबस में है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who said that system theory approach provide the only possible method which can assure the development to scientific politics। व्यवस्था सिद्धांत की संभावित विधि प्रयुक्त करता है जिससे राजनीति विज्ञान का विकास संभव है, ये किसका कथन है, जोसेफ फ्रैंकेल, कैप्लान, जे डी सिंगर, रिचर्ड लिटिल। तो ये किससे संबंधित है, कैप्लान से। सिस्टम थ्योरी अप्रोच जो है प्रोवाइड करता है ओनली पॉसिबल मेथड विच कैन एश्योर टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स। ये किसका है, ये है हमारे कैप्लान का। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर मेंशन that the organization is based on the principle of sovereign equal of all its member। देखिए ये है आर्टिकल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि ये संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत पर अधीन है। मीन द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सोवरन इक्वल ऑफ ऑल इट्स मेंबर, यानी कि सोवरन सोवरन की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 2 क्लोज 1, आर्टिकल 13, आर्टिकल 8। तो ये किस में बात की गई है, ये बात की गई है आर्टिकल 2 क्लोज 1। नेक्स्ट है, एज अ गाइड टू फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इसेंशियली ए वेरिएंट ऑफ।
यानी कि विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यता एक प्रकार है। मल्टीकल्चरलिज्म, नियोग्राम्सियनिज्म, डिपेंडेंसी स्कूल, लिबरल इंटरनेशनलिज्म। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा लिबरल इंटरनेशनलिज्म, यानी कि विदेश नीति बनाने के एक गाइड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यता एक प्रकार है उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। देखिए पहले ध्यान दीजिए कि इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग न्यू रियलिज्म। अभी अब तक हमने ऊपर रियलिज्म पढ़ा जो मोर्गेनथाउ के रिलेटेड था, अब ये है न्यू रियलिज्म। इसमें है न्यू नव यथार्थवाद से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। क्वेश्चन पढ़ते हुए हमेशा ध्यान रखिए करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अब ऑप्शन हम देखते हैं इसके। ऑप्शन है सिक्योरिटी डायलेमा बीइंग द मेन थीम ऑफ डिफेंसिव रियलिज्म। देखिए रियलिज्म में टू टाइप के होते हैं, एक डिफेंसिव एक ऑफेंसिव। रक्षात्मक यथार्थवाद का मुख्य भाव सुरक्षा दुविधा होना। मैक्सिमाइजिंग रिलेटिव गेन्स बीइंग द मेन थीम ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म, यानी आक्रामक यथार्थवाद का मुख्य भाव सापेक्ष लाभों का अधिकतम करण होना। थर्ड है इम्फेसाइज ऑन मल्टीपोलरिटी टू फॉर स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता पर बल। फोर्थ है प्रीवेलेंसेस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम स्टिल डूइंग इसेंशियली एनार्की, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विद्यमानता तथापि इसका अनिवार्यता अराजक होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता पर बल, यानी कि एम्फेसाइज ऑन मल्टीपोलरिटी फॉर स्टेबिलिटी, ये इनकरेक्ट है। अब इस तरीके से आप अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो मैं बता देती हूँ जैसे मैं नोट्स बनाती थी। अब न्यू रियलिज्म है, आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे होंगे, अगर नहीं भी बनाए तो आप ऊपर लिखिए न्यू रियलिज्म, और बाकी जो ये 1, 2 और 4 स्टेटमेंट है इसको आप उसके नीचे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक आपके ऐसे बेहतर नोट्स बन सकते हैं। हम जो क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हमें एक शॉर्ट नोट भी रेडी हो जाए, और जो हमारी एक थ्योरी होती है वो हमें पॉइंट टू पॉइंट याद भी हो जाए कि एग्जामिनर ने उसको किस तरीके से एग्जाम में उसको स्टेटमेंट वाइज दिया है या किस लैंग्वेज में वो एग्जाम में पूछा गया है। तो हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ आप अपनी कॉपी कभी भी अपना जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं तो अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए। अब जैसे न्यू रियलिज्म आया है आप इसमें ये तीनों स्टेटमेंट इनके नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये करेक्ट है और बाकी जो है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉलरस्टीन वर्ल्ड इकोनॉमी। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा ये किससे रिलेटेड है, वॉलरस्टीन के विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब देखते हैं स्टेटमेंट इट्स स्पेटाइल डायमेंशंस आर पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी एंड कोर स्टेट्स। इसके स्थानपरक आयाम है परिधीय, अर्धपरिधीय एवं मूल मूल राज्य। सेकंड है इट्स टेम्पोरल डायमेंशंस आर साइक्लिकल राइदम, सेकुलर ट्रेंड्स, स्ट्रेटजी एंड कॉम्पुलेशन, यानी इसके लौकिक आयाम है चक्रीय ताल, सेकुलर प्रवृत्तियां, रणनीति एवं कंप्यूटर गणना। तो वॉलरस्टीन की वर्ल्ड इकोनॉमी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये स्टेटमेंट है इनके दो, फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसका राइट आंसर है हमारा केवल एक सही। देखिए एजी फ्रैंक की भी है सिस्टम थ्योरी, वो उन्होंने पेरीफेरी और कोर थ्योरी की बात की है, सेमी पेरीफेरी की बात नहीं की है, और वॉलरस्टीन ने पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी और कोर थ्योरी की बात की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? देखिए इसके ऑप्शन है हिल फर्डिंग, कॉल कटस्की, रोजा लग्जमबर्ग, जोसेफ स्टॉलिन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रोजा लग्जमबर्ग, याद रखिएगा रोजा लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हमारा ड्रॉप हुआ था, इसे हम नहीं करेंगे, कमीशन ने इसको ड्रॉप किया था। नेक्स्ट है देखिए ये लिस्ट 1 एंड लिस्ट
ए लिस्ट बी। इसमें कोर थीम दी हैं, मार्क्सिस्ट हैं, न्यू मार्क्सिस्ट हैं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के और थिंकर हैं। तो देखिए, इम्पीरियलिज्म एज द इंसेप्शन ऑफ कैपिटलिज्म, सेंट्रल पेरिफेरल थ्योरी। देखिए बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बताया, मुझे पता भी नहीं था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आने वाला है कि कोर, और कोर का मतलब सेंट्रल ही होता है, और पैराफेरी की बात किसने की है, पेरिफेरल थ्योरी की। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, नियो ग्रामसिनिज्म। तो इसका पहले हम मेच करते हैं, इसको हम मेच करते हैं पहले। देखिए, imperialism in the inception of capitalism, रोजा लग्जमबर्ग। एक का थ्री हमारा टू ऑप्शन में है, इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। सेकंड है हमारा सेंट्रल पेरिफेरल, रोल प्रेविक्स। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट में कोर और पेरिफेरी की बात एजी फ्रैंक ने भी की है। न्यू ग्रामसिनिज्म, रॉबर्ट कॉक्स। तो इस तरीके से डी का टू। आप सिर्फ अगर आपको रॉबर्ट कॉक्स भी आते होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि हमें चारों ही पता होना चाहिए तभी हमारा आंसर आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऑप्शन से ही अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थ्री। ये देखिए हिंदी में भी मैच कर देते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद के समारंभ के समय, ये किसका है, ये है रोजा लग्जमबर्ग। एक मिनट, ये हो गया, रोजा लग्जमबर्ग। केंद्र परिधि सिद्धांत, राउल प्रेविस। अल्प विकास का विकास, आ- आंद्रे गुंडर फ्रेंक। नवग्रामसीवाद, रॉबर्ट कॉक्स। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शनलिज्म। तो देखिए जो ये हमारा स्टेटमेंट है, ये किससे रिलेटेड है, फलनवाद यानी कि फंक्शनलिज्म। फर्स्ट है हमारा, इट इज ए स्ट्रीम ऑफ इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, यानी कि ये संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा है। सेकंड है, ऑफ आफ्टर द इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग द नॉन स्टेट एक्टर, द नेशन स्टेट वुड एवोपरेट। मीन गैर राज्यकर्ताओं के बीच बढ़ते सहयोग के बाद राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है, ये दोनों ही सही हैं, एक व दो दोनों सही हैं। फंक्शनलिज्म से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट है, और ये एक संस्थात्मक उदारवाद की धारा है, और इसमें गैर राज्यकर्ताओं के बीच वर्ग सहयोग के बाद राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट वन, लिस्ट ए लिस्ट बी। स्ट्रीम ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी रखी हैं, और एक इधर स्कॉलर दे रखे हैं। आइए इसको भी हम मैच करते हैं। लिस्ट वन में दिए रखे हैं हमारे पर्सनालिटी फैक्टर स्टडी, मिलाओ स्टडी, एक्टर स्टडी, प्रोसेस स्टडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनालिटी फैक्टर स्टडी, जॉन बर्टन। जॉन बर्टन ही होगा इसका। पर्सनालिटी फैक्टर स्टडी, अलेक्जेंडर जूलियस जॉर्ज, यानी कि ए का थ्री। ए का थ्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मिलाओ स्टडी, हेरोल्ड मार्गरेट स्प्राउट। एक्टर स्टडी, बर्नार्ड कोहन। प्रोसेस स्टडी, जॉन वर्टन। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। डी का टू, सी का फोर, डी का वन। हिंदी में मैच कर देते हैं। देखिए, व्यक्तित्व कारक अध्ययन, अलेक्जेंडर एवं जूलियट जॉर्ज। परिवेश अध्ययन, हेरोल्ड एवं मार्गरेट स्प्राउट। कर्ता अध्ययन, बर्नार्ड कोहेन। प्रक्रिया अध्ययन, जॉन बर्टन। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिजनर। देखिए, प्रिजनर डायलेमा इज अ गेम ऑफ म्यूचुअल थ्रेट ओनली, यानी कि कैदी की दुविधा परस्पर केवल धमकियों का खेल है। सेकंड है, चिकन गेम इज अ गेम ऑफ थ्रेट एंड प्रोमिस, यानी चिकन खेल जो है वो धमकियों एवं वायदों का खेल है। ओनली फर्स्ट करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, नेदर इज फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर फोर, ना तो एक और ना ही दो सही। ये जो है ये गेम थ्योरी से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द फोर एलिमेंट टू मेजर फॉर इफिशिएंसी ऑफ फीडबैक प्रोसेस एज डिस्क्राइब बाय कार्ल डच। देखिए कार्ल डच द्वारा वर्णित चार तत्वों को पहचानिए जो प्रति समरण प्रक्रिया की कुशलता का मापन करते हैं। फीडबैक देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट ऐसा है कि आप इसे देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आपने कार्ल डच का फीडबैक पढ़ा होगा तो आप आसानी से आसानी से इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि फीडबैक किसका है, कार्ल डच का है। अब इसमें देखिए लोड लैग गेन एंड लीड, आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन की बात नहीं की गई है। मैं इसको आसानी से आपको बताती हूँ कि ये जो है लोड लैग गेन एंड लीड, ये फीडबैक का एक प्रोसेस है कार्ल डच का। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं एल ओ एल लोल, यानी कि आपने देखा लोल वर्ड बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ये सिर्फ एक ट्रिक है, पर्सनली मत लीजिएगा। लोल यानी कि एल ओ एल लोल लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, एल ओ से लॉर्ड, एल से लैग, और गैल जी ए एल, गल यानी कि गल कर सकते हैं आप इसको, या गाली कर सकते हैं। तो जी से गेन एंड से एल से लीड, तो इस तरीके से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भार विलंब लाभ एवं अगेवता, लोल लोल गल याद कर सकते हैं, लोल गाल, आप जो भी बोले हैं आपने बस याद रखना चाहिए ताकि हम आप एग्जाम में इसको कर सकें। बाकी जब आपको लोल गाल याद होगा तो आप सोचेंगे, आप देखेंगे सेकंड में डी आया है, थर्ड ऑप्शन में एफ आया है, और फोर्थ ऑप्शन में बी आया है, तो इस तरीके से आपके ट्रिक में ये वर्ड होंगे नहीं तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन पावर डिस्क्राइब बाय वरेज एंड वर्टेज टू डू नॉट इंक्लूड, यानी वैक्रिक एंड बेरेट्स द्वारा वर्णित शक्ति आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वर्गों में शामिल नहीं है। अनुरक्षण संबंध, प्रभाव संबंध, बल संबंध, छल योजन मूलक संबंध, तो कौन से संबंध संबंध इसमें नहीं है, ये नहीं है अनुरक्षण संबंध। इंग्लिश में देखिए मेंटेनेंस मेंटेनेंस रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंस, फोर्स, मैनिपुलेटिव, तो कौन से नहीं है, मेंटेनेंस रिलेशनशिप नहीं है। बाकी ये आई इन्फ्लुएंस, एफ फोर्स, एम मैनिपुलेटिव, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं आई एम एफ। बाकी ये जो बताएं बेकरेट, एम बेरेट, वेरेट जो है इनका ये नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, इन्होंने शक्ति आधारित जो अंतरराष्ट्रीय संबंध बताए उसमें जो शामिल हैं वो हैं आई एम एफ, आई से इन्फ्लुएंस, एम से मैनिपुलेटिव और एफ से फोर्स। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, संयुक्त राष्ट्र संघ इस सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कलेक्टिव सिक्योरिटी, वर्ल्ड गवर्नमेंट, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि सामूहिक सुरक्षा, विश्व सरकार, शक्ति संतुलन, सामूहिक प्रतिरक्षा। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है हमारा कलेक्टिव सिक्योरिटी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन, यानी इसको क्या बोलते हैं, MTCR, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इनकरेक्ट पूछा है, देखते हैं। इट वाज फॉर्मेड इन 1987 बाय द G7 कंट्रीज। इट इज नॉट ए ट्रीटी बट एन इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अमंग मेंबर स्टेट। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द रिजाइम। It controls export of goods and technologies that could make a contribution to delivery system for weapons of mass destruction। तो 145 का क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ दिस रिजाइम, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है। और इसका इंडिया इसका मेंबर कब बना, देखिए मैं इसको अभी बताती हूँ, अभी या तो 2017 है या 18 है, 1 सेकेंड। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी जो है ये मेरा नोट्स मिल नहीं रहा, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि 2018 है या फिर सॉरी 17 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस तरीके से इसका हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, इंडिया इसका मेंबर है। बाकी ये
तीन जो है ये सही है। इसे 1987 में G7 सदस्य देशों द्वारा बनाया गया था। ये एक संधि नहीं है बल्कि सदस्य देशों के मध्य अनौपचारिक राजनीतिक समझदारी है। ये उन वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करता है जो जनसंहार के आयुधों की वाहक प्रणालियों में योगदान कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेन कंट्री ऑफ इट्स ऑपरेशंस, यानी आतंकवादी संगठन एवं उसकी संक्रियाओं के मुख्य देश के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कुछ आतंकवादी संगठन दिए हैं और उनसे रिलेटेड यहाँ पर कंट्री दी है और ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए, इस्लामिक स्टेट सीरिया, अलकायदा अफगानिस्तान, बोको हराम नाइजीरिया, हिजबुल्लाह फिलिस्तीन। तो ये जो तीन है, इस्लामिक स्टेट सीरिया, अलकायदा अफगानिस्तान, बोको हराम नाइजीरिया। बाकी हिजबुल्लाह फिलिस्तीन जो है ये गलत है, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, कंसेप्शन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। अब इसमें देखते हैं डिफ्रेंसिएशन, सिटीजनशिप, एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस कल्चर आइडेंटिटीज विद द। चलो इसको मैच करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। देखिए, डिफ्रेंसिएशन सिटीजनशिप किसकी है? मेरियम यंग की। ऑप्शन नंबर 1 का 3 दो जगह है, अभी आंसर में हमारा नहीं आया है। एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस कल्चर आइडेंटिटीज विद द वर्च्यूज ऑफ लिबरलिज्म, ये किसका है? ये है विक्की पारेख का। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी, ये किसने बात की है? चार्ल्स टेलर ने। कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी, इसको याद रखिएगा, सी से कम्युनिटी, सी से चार्ल्स टेलर, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ग्रुप डिफ्रेंसिएशन राइट्स किसके हैं? विल किम्बिका के। और हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। इसको अब हम हिंदी में मैच करते हैं। विभेदीकृत नागरिकता, मेरियम यंग की। उदारवाद के सद्गुणों के साथ विविध संस्कृति पहचानों का समायोजन, भी पारेख। समुदाय आधारित पहचान की मान्यता, चार्ल्स टेलर, यानी सी से कम्युनिटी, सी से चार्ल्स टेलर, आप ऐसे याद रखिए। समूह विभेदीकृत अधिकार, विल किम्बिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखित बुक कौन सी नहीं है? नोट पूछा है। ट्रस्ट हु आर वी, द ग्रेट डिस्ट्रप्शन, ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है हु आर वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये ट्रस्ट, द ग्रेट डिस्ट्रप्शन, ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ये दोनों जो है फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है। नेक्स्ट है हमारा दिस थ्योरी ऑफ रीजनलिज्म emphasize the role of spillover to create pressure for further economic and political integration, यानी क्षेत्रवाद का कौन सा सिद्धांत आर्थिक एवं राजनीतिक एकीकरण पर दबाव बनाने के लिए छलकने की भूमिका पर बल देता है। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पिल ओवर। कौन सा है ये? फेडरलिज्म, रिपब्लिकन, फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नियो फंक्शनलिज्म। स्पिल ओवर की थ्योरी किसने दी है? भूमिका पर बल कौन देता है? नव पलनवार। अभी आपने देखा होगा फंक्शनलिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था और ये अब न्यू फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में जितनी भी थ्योरी आई हैं आपको उन पर बहुत जोर देना है, उनको बहुत अच्छे से नोट्स करना है अपने नोट्स में, और उन पर बहुत ध्यान देना है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प हो। देखिए, आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, असर्शन है एंड रीजन है। असर्शन में पूछा द रेसिडुअल मीनिंग इम्प्लाइड इन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वाइवल, मॉर्गन था। राष्ट्रीय हित की अवधारणा में अंतर्निहित अवशेष अर्थ अस्तित्व क्षरण है। रीजन है हमारा द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नेशन स्टेट इज टू प्रोटेक्ट देयर फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए एवं आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अपनी भौतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना राष्ट्र राज्यों को न्यूनतम आवश्यकता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। अगर आपको समझ आए हों तो सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।